नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे कि भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा के 3 प्रकार भी बताए हैं आपको। हिंदी भाषा के बारे में कल हमने पढ़ा था, हिंदी भाषा होती क्या है, हिंदी भाषा के कितने क्षेत्र हैं। हिंदी भाषा के हमने 3 क्षेत्र पढ़े हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी पढ़ा था, भौगोलिक दृष्टिकोण भी पढ़ा था और राजनीतिक दृष्टिकोण भी पढ़ा था। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है व्याकरण। तो व्याकरण को हम जानेंगे, व्याकरण होती क्या है। व्याकरण व्याकरण जो शब्द है वो कहाँ से आया, व्याकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न हैं, आपके प्रश्न जो ये परीक्षाएं हैं उनमें अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि आगे पढ़ेंगे, व्याकरण जो शब्द है वो कितने रूपों से मिलके बना है। तो इसका जवाब है, जो व्याकरण है हमारी वो इसके जो रूप हैं वो 3 रूप हैं, वि, आ और करण। व्याकरण व्याकरण के 3 रूप हैं। व्याकरण जो शब्द है 3 रूप से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति जानना, भली भांति जानना या भली भांति समझना। देखिए दोस्तों, व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति जानना, भली भांति समझना। भली भांति समझने का अर्थ या तात्पर्य यह है कि जो हमारी भाषा है उसको, भाषा का जो शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध लेखन है, शुद्ध जो उसका प्रयोग है किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारी व्याकरण है वो 3 चीजों को दर्शाता है। नंबर पहला जो है वह है भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण। दूसरा है भाषा का शुद्ध लेखन और जो तीसरा है वह है भाषा का शुद्ध प्रयोग। ठीक है, भाषा जो शब्द है, भाषा जो हमारी है उसमें किस प्रकार उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार उसका शुद्ध लेखन करना चाहिए और किस प्रकार उसका शुद्ध प्रयोग करना चाहिए, ये सभी ज्ञान हमारे किसमें मिलता है, व्याकरण में। किसी भी विषय में या किसी भी सब्जेक्ट में कितनी भी विषय वस्तुएं हो, कितनी विषय वस्तुओं के बिंदु हो, ठीक है, लेकिन हमारी जो व्याकरण है ये 3 जो तथ्य हैं इन्हीं से चलती है, इसका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग। अब इसको हम परिभाषा में बांधेंगे। परिभाषा इसकी कैसे बनेगी तो जानते हैं, परिभाषा। तो इसकी परिभाषा दोस्तों इस प्रकार रहेगी कि व्याकरण वह पुस्तक, वह कृति, वह ग्रंथ है, ठीक है। व्याकरण वह पुस्तक, देखिए व्याकरण पुस्तक ही तो है, हम उसको पढ़ते हैं, तो व्याकरण पुस्तक भी है, एक कृति भी है। पाणिनि जी ने इसको ग्रंथ भी कहा है। यह क्या है कि ग्रंथ भी है, इसको उपन्यास भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी विलोम शब्द हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण एक पुस्तक है, कृति है, ग्रंथ है, उपन्यास है, जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, ठीक है, शुद्ध लेखन तथा
भाषा का शुद्ध प्रयोग कराना सिखाता है। दोस्तों, व्याकरण वह पुस्तक, कृति, ग्रंथ या उपन्यास है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। समझ आया परिभाषा से कि व्याकरण क्या है? इसको हम पुस्तक भी बोलते हैं, इसको हम ग्रंथ भी बोलते हैं, इसको हम कृति भी बोलते हैं, और जो हमारे पाणिनि जी हैं उन्होंने इसको एक ग्रंथ भी कहा है। ठीक है, तो ये एक ग्रंथ भी है, उपन्यास है, जो इसमें हमें क्या सिखाता है? भाषा का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, भाषा का शुद्ध लेखन किस प्रकार करना चाहिए, उसका एक सही तरीका जो है भाषा का, वह हमें कौन सिखाता है? एक व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण से समझेंगे हम भाषा को। ठीक है, आगे देखेंगे जो भाषा है, ये व्याकरण है, उसको कितने रूपों में विभाजित किया है। इसको समझने के लिए 3 रूप है इसके, या इसको बोल सकते हैं कि व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण को समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, या बोल सकते हैं व्याकरण को समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला है वह है वर्ण विचार। क्या दोस्तों? वर्ण विचार। जो दूसरा है वह है शब्द विचार, और जो तीसरा है वह हमारा वाक्य विचार। देखिए दोस्तों, व्याकरण के अंग को हम इस प्रकार समझे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को अच्छी तरीके से समझने के लिए जितनी संपूर्ण व्याकरण जो हमारी है उसका पूरा अध्ययन इन्हीं 3 जो हमारे अंग है व्याकरण के, इन्हीं 3 को पढ़ के हमें व्याकरण का ज्ञान होता है। अब पढ़ेंगे वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, आपकी टेट परीक्षा है, पटवार है, एसआई है, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो आज की क्लासेस है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। जो प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं? व्याकरण के अंग जो है इनमें पूछे जाते, जो व्याकरण के अंग है, इन अंगों में सबसे बड़ा अंग किसको माना जाता है, या व्याकरण का जो अंग है उसका सबसे बड़ा रूप क्या है? तो सबसे बड़ा जो रूप है वह है हमारा वाक्य विचार। ऐसे समझेंगे इसको, वाक्य। ठीक है, वाक्य किसके सार्थक रूप से बना है? शब्द के सार्थक रूप से बना है। वाक्य किससे बना है? शब्दों से, शब्दों के सार्थक रूप से। ठीक है, वाक्य बनता है शब्दों के सार्थक रूप से, और शब्द जो बनता है वह बनता है वर्णों के सार्थक रूप से। वर्णों के सार्थक रूप से। ठीक है, जो हमारा वाक्य है किससे बनता है? शब्दों के सार्थक रूप से। शब्द जो हमारे होते हैं उनकी एक माला होती है, उसी माला को हम जब पिरोएंगे तो वह हमारा एक बन जाएगा वाक्य, जो हमारा व्याकरण का एक सबसे बड़ा अंग होता है, बड़ा रूप होता है वाक्य। वाक्य बनता है शब्दों के सार्थक रूप से, और वही शब्द बनते हैं वर्णों के सार्थक रूप से। वर्ण क्या होता है? ठीक है, वर्ण किस प्रकार, जो हमारे 3 अंग हैं उनमें से जो एक हमारा वर्ण है वो किस प्रकार संबंध रखता है व्याकरण में, तो इसको हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण विचार, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, वर्ण जो है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द,
शब्द से क्या बनता है, वाक्य। और वही जो हमारे व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है वह क्या है, वाक्य। वर्ण विचार क्या है, वर्णों पे विचार करना, वर्णों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विचार। वर्णों का शुद्ध लेखन कैसे किया जाता है, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, वर्णों का शुद्ध प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विचार, यानी वर्णों पर विचार करना। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, वर्णों का शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों का शुद्ध लेखन तथा वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विचार। वर्णों का किस प्रकार शुद्ध रूप लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ण। जो वर्ण है, वर्ण शब्द कहाँ से आया है, वर्ण किससे मिलके बना है। तो वर्ण जो है हमारा ध्वनि का रूप है। वर्ण किससे बना है, ध्वनि से। वर्ण हमारा किससे बना है, ध्वनि से। अब ध्वनि शब्द जो आया है, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को हम मानते हैं वर्ण से भी जो छोटी इकाई होती है, भाषा में वर्ण से भी जो छोटी इकाई होती है वह है ध्वनि। या हम बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि। जैसे मैंने बोला आ, मैंने मौखिक रूप से आपसे बोला आ, तो वो क्या हो गई, हमारी ध्वनि। और मैं यहाँ आपसे बोर्ड पर लिख दूं कि आ, तो ये हमारी लिखित रूप में हो गया। तो लिखित रूप में ये क्या कहलाएगा, वर्ण, ठीक है। जो वर्ण होता है वो लिखित रूप में होता है और जो ध्वनि होती है वो मौखिक रूप में होती है। मैं कोई शब्द आपको बोलूं आ, ई, उ, ये शब्द मौखिक रूप में जो होता है वही कहलाता है हमारी ध्वनि। यानी जो हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है वह होती है हमारी ध्वनि। प्रश्न पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की। देखिए आपको ये प्रश्न समझाती हूँ कैसे पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। ये प्रश्न आपको जो दिख रहे हैं इनमें जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अभी जैसे बताया मौखिक रूप में जो बोलेंगे वो हमारी क्या है, ध्वनि। जैसे कि लिखा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर मौखिक इकाई, इस शब्द पे ध्यान देना, मौखिक इकाई अगर पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे अगर प्रश्न में, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित रूप में आपको बताया था जैसे वर्ण। अगर मैं
आपको आ बोल दूंगी, मौखिक वो मौखिक रूप कहलाएगा वर्ण का, तो वो कौन होगी हमारी ध्वनि। और मैं लिखित रूप में आपको आ लिख दूं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लिखित। लिखित इकाई जो होती है वो होती है हमारी वर्ण। और जो मौखिक इकाई है वह है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी और आपको ऑप्शन में दे दी जाए ध्वनि, वर्ण, ठीक है, या ये भी दे, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो हमारी हमेशा क्या होगी, वर्ण। क्योंकि भाषा में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमारी व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई माना है वर्ण को, ठीक है। और अगर प्रश्न में मौखिक पूछी जाएगी या लिखित पूछी जाएगी तो हमारी मौखिक इकाई तो होगी ध्वनि और हमारी लिखित इकाई होगी वर्ण। तो सबसे छोटी जो हमारी मौखिक इकाई है वह कौन सी है, ध्वनि। और लिखित इकाई है, जो सबसे छोटी लिखित इकाई है वह है हमारा वर्ण। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है तो आपका जवाब क्या होगा, वर्ण। हमेशा क्या होगा, वर्ण। आया समझ। और भी प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। भाषा की अर्थ के आधार पर देखिए दो इकाइयां होती हैं, ठीक है। कितनी इकाइयां होती हैं, दो। अर्थ के आधार पर दो इकाइयां होती है, एक होती है शब्द और एक वाक्य। ये दो इकाइयां होती हैं, शब्द और वाक्य। भाषा की अगर अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो वह कौन सी होगी, शब्द। शब्द जो है हमारी अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है और वाक्य सबसे बड़ी। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द छोटी इकाई है, क्यों, क्योंकि शब्दों का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। शब्द हमारे जो होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। और जो हमारे वाक्य हैं उनका अर्थ निकाला जाता है, उनके भाव निकाले जा सकते हैं। इसलिए वाक्य जो है हमारी अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई मानी जाती है। प्रश्न में पूछा भी जाता है कि भाषा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों बताया कि जो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है और जो बड़ी इकाई है वाक्य है। भावार्थ के अर्थ में, भावार्थ के अर्थ में किस प्रकार छोटी या बड़ी इकाई जानी जाती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भावार्थ या भाव के आधार पर
भाषा की छोटी इकाई क्या है? तो भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा की इकाई जो है, जैसा कि अभी आपको बताया है कि वाक्य के हम अर्थ या भाव निकाल सकते हैं, लेकिन शब्दों का कोई भाव या अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा की जो इकाई होती है वह होती है वाक्य। क्या होती है दोस्तों? वाक्य। ना हम लोग इन प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भाषा से जो व्याकरण में प्रश्न है किस प्रकार पूछे जाते हैं। ना हो गया, आगे देखते हैं। हमारा जो वर्ण है, वर्ण के आगे पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्णों के प्रकार क्या हैं? तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? दो। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो। एक तो होता है दोस्तों स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है दोस्तों? व्यंजन। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए दोस्तों, स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है। स्वर जो हमारे होते हैं कैसे होते हैं? स्वतंत्र। और जो हमारे व्यंजन होते हैं उसके अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण के प्रकार हमने जाने कि वर्ण के प्रकार दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। अगली क्लास में स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, डीपली में हम जानेंगे इसको अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।